हाय फ्रेंड्स, आई एम सोमा हेयर और मैं आपका बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं एनटीए नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिसंबर सीरीज़ लेके आई हूं। ओके, 2019 के। ओके, तो चलिए ये क्लास नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स एमंग फैक्ट्स, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं 1 नंबर ABC, 2 में AC एंड E, 3 BC एंड D, 4 में DEF। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, ये तीनों पॉइंट मेमोरी लेवल टीचिंग के हैं। ओके, ये सारे फैक्ट किसके हैं? मेमोरी लेवल टीचिंग के। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन से हैं? सिस्टमैटिक, और ये कौन कौन से? मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे अपर लेवल में आते हैं। ओके, तो ये फिर जो मेमोरी लेवल है, इसके मेन प्रोपोनेंट हर्बर्ट हैं और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग है। इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स के पर बेस्ड होती है। ये स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन को टीच करने के लिए अप्रोप्रिएट है। इसमें मेनली क्रैमिंग की जाती है, यानी रट्टा मारा जाता है, और इसमें इंसाइट या थिंकिंग लैक होती है। एक्चुअली में ये थॉटलेस टीचिंग होती है। ओके, और सेकेंड स्टेज है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें ये थॉटफुल टीचिंग होती है। इसमें पहले इसे समझा जाता है और फिर मेमोराइज किया जाता है। इसके प्रोपोनेंट है मॉरिसन। और थर्ड स्टेज है रिफ्लेक्टिव स्टेज, जिसके प्रोपोनेंट है हंट, और ये प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग होती है। यानी ये दोनों स्टेज में पहले तो ये हाई होती है और उसके साथ साथ इसमें सोच समझ कर मेमोराइज करने के साथ साथ इसे अप्लाई भी किया जाता है रियल सिचुएशन, और यही रिफ्लेक्टिव स्टेज है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज पॉइंट नंबर 1 लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, पॉइंट नंबर 2 डिक्टेटोरियल, पॉइंट नंबर 3 पर्पसफुल, पॉइंट नंबर 4 प्रैग्मेटिक। तो इसमें ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन से आंसर सही हैं। ओके, तो आंसर चूज़ करते हैं। पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 है A एंड C, ऑप्शन नंबर 2 है B एंड C, ऑप्शन नंबर 3 है B एंड D, एंड ऑप्शन नंबर 4 है C एंड D। ओके, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए कैसा होना चाहिए? लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम? ना, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब जितनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए बस उतनी ही करे। बट क्लासरूम में सभी स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्टिव होने चाहिए, तभी टॉपिक की क्लियरिटी होगी। ओके, डिक्टेटोरियल का क्या मतलब है? डिक्टेटोरियल का मतलब है डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। डिक्टेटर। ओके, डिक्टेटर मतलब तानाशाही। ओके, तो तानाशाही तो गलत बात है। ओके, तो इसमें तानाशाही नहीं, स्टूडेंट और टीचर का कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? वो दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और टीचर को भी स्टूडेंट को समझना चाहिए। जैसे कि अगर तानाशाही का मतलब क्या? टीचर अगर स्टूडेंट को बता रहे हो और उन्हें वैसा ही करना है, और अगर वो कोई अपना तरीका लेकर स्टूडेंट आते हैं तो टीचर उन्हें गलत साबित कर देते हैं, तो ये गलत है। ओके, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टिव होने चाहिए, तभी एक अच्छी तरह से क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल है। पर्पसफुल और प्रैग्मेटिक का क्या मतलब है? पर्पसफुल और प्रैग्मेटिक का मतलब है पर्पसफुल मतलब जो ज़रूरत के अनुसार हो,
और प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, मतलब जो प्रॉब्लम से डील करना या उन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में उन्हें सॉल्व करना। तो ओके, क्लासरूम टीचिंग जो कि करिकुलर के पर्पस और रियल सोसाइटी को ध्यान में रखकर प्रैक्टिकली जो डील किया जाए उसे ही कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है इधर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज आर कंट्रीब्यूटिंग टू डायरेक्ट लर्निंग। ऑप्शन नहीं है, ये सारे पॉइंट्स है, पहले देख लीजिए। टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, लेक्चर विथ और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट में अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है बी, डी एंड ई। ओके, तो देख लीजिएगा एक बार, मेरे पास जगह कम थी इसीलिए मैंने पीछे लिखा। और सेकंड में है ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 है सी, डी एंड एफ। ऑप्शन नंबर 4 डी, ई एंड एफ। तो चलिए अब इसे जान लेते हैं क्या होता है। ओके, देखिए मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे बता देती हूँ। ओके, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा चलिए पहले मैंने आपको पहले दिखा देती हूँ। ओके, तो डायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होता है, स्टूडेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि स्टूडेंट इससे खुद करते हैं और इससे सीखते हैं। इसमें परमानेंट लर्निंग होती है जैसे कि सिमुलेशन और रोल प्लेइंग में होती है। सिमुलेशन और रोल प्लेइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई काम को कर रहे हो और वो उसमें कोई रिस्क या डेंजर एक्टिविटी शामिल है तो उसमें आप उसकी डमी या पायलट टेस्टिंग करना, जैसे कि इन अ सेफेस्ट वे। ओके, फॉर एग्जांपल प्लेन चलाने से पहले उसकी एक सेफ जगह में उसकी पायलट टेस्टिंग की जाती है। ओके, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या मतलब होता है, और जैसे कि आप वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो या मूक और हॉरिस्टिक, ये सारे क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पहले प्राइमरली उसे एक्सपीरियंस करना। और मूक में क्या होता है, मूक ऐसा कोर्स होता है जिसमें हम अपने आप से इच्छा की शक्ति से पढ़ते हैं, ये जैसे कि इससे हम सीखते हैं। और ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की हुई पोर्टल है जिसमें हम आप चाह सकते हैं कि हमें जो भी कोर्स देखना हो हम उसे, भले ही वो हमारे सब्जेक्ट में नहीं आते हो, पर हम उससे कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ओके, तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग होती है। और इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, मेन प्रोपोनेंट है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और वर्कशॉप और असाइनमेंट में भी हम स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं और इससे भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statistical technique will be appropriate for data analysis when the observation are available in the form of frequencies? Number 1 parametric t-test. Option number 2 non-parametric u-test. Option number 3 non-parametric chi-square test. Option number 4 parametric correlated t-test. Okay, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है नॉन पैरामेट्रिक chi-square टेस्ट। ओके, तो क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टी टेस्ट, जेड टेस्ट और बाकी सारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं आप तो मुझे बताना, कमेंट करना, और मैं अगर क्लास प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस होमोजेनस एज्यूम करते हैं, डेटा रेशियो या इंटरवल में होना चाहिए। ओके, और मीन इसका सेंट्रल मेजर है और इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर कम्प्लीटली नोन होता है। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में इसके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट क्या होता है, इसमें सैम्पल साइज़ 30 से कम होना चाहिए, जेड टेस्ट में सैम्पल साइज़ 30 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट है जो नॉन मेट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होता है, मेजरमेंट लेवल नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है, साथ ही साथ मीडियन मेजर का सेंट्रल टेंडेंसी होता है, इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन अनअवेलेबल होता है। ओके, तो अब काई स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। काई स्क्वायर का साइन क्या है। ओके, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि काई स्क्वायर को किससे डिनोट करते हैं। ओके, ये है। ओके, और ये टेस्ट
मेज़र करता है एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल ऑब्जर्व के बीच के डाटा को। ओके, इसमें डेटा मस्ट बी रैंडम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डेटा ड्रॉन होने चाहिए और सैम्पल साइज़ 50 से कम नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी प्रोपोर्शनल और ये ओरिजिनल यूनिट्स पे होने चाहिए। सैम्पल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए और फर्स्ट सेल में 5 ऑब्जर्वेशन मिनिमम होने ही चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर of an adolescent learner which determines his/her social and moral development is the option number 1 technology to be away from parents, option number 2 concern from hero worshipping for evaluating values and standards, option number 3 mixing up with peers in the neighborhood, option number 4 identity crisis। ओके, तो ऑप्शन एडोलसेंट लर्नर की थ्योरी पहले तो बता देती हूँ कि किसने बताई है, इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है। ओके, तो इसके मेन प्रोपोनेंट है कोहेलबर्ग। ओके, कोहेलबर्ग। ओके, और जिनकी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है और ये इसी का ही एक पार्ट है। इसमें एडोलसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एडोलसेंट लर्नर क्या डिमांड करते हैं कि उनकी लर्निंग रिलेवेंट हो करिकुलम से, वे कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब जिसके बारे में उन्हें नॉलेज हो वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं और आगे उसी के बारे में डीपली उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और अगर उन्हें कोई टॉपिक बताई जा रही है तो उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें करके देखना चाहते हैं, वो सिर्फ क्रैम नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें समझना चाहते हैं। और साथ ही साथ एडोलसेंट लर्नर हम उम्र और साथ ही साथ सोसाइटी और सेम बैकग्राउंड वाले लोगों के बीच अपनी एक आइडेंटिटी और पोजीशन चाहते हैं और वो अपना पेरेंट्स को हो सकता है वो रोल मॉडल ना बनाए या किसी अपने फेलोज़ को या फिर किसी उनके ही सीनियर्स को वो फॉलो करना चाहते हैं। ओके, तो मैं आज 20 तक ही रखती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके, तो 5 क्वेश्चन ही करते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या क्या टॉपिक के बारे में लाना है क्लासेस। ओके, चलिए तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल करिए।